रात के 2 बज रहे थे। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी कमरे की दीवारों पर रेंग रही थी। पंखे की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था, सिवाय उसके भीतर के तूफान के। आरव बिस्तर पर पड़ा पड़ा कांप रहा था, पसीने में भीगा बदन, दिल की धड़कनें मानो उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थीं। फिर वही सपना, वही किला, वही आग और वही चीख, आरव बचाओ। वो चीखती थी और आरव की चीख नींद में घुल जाती थी। उसने घबराकर आंखें खोली। अंधेरे में उसने अपने हाथों को देखा। हथेलियां लाल थीं, जैसे किसी गर्म लोहे को छू लिया हो। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। हर बार सपना पहले से ज्यादा वास्तविक लगता था, जैसे वो बस सपना नहीं, कोई अधूरी हकीकत हो। सुबह आरव चुपचाप बाथरूम के सामने खड़ा था, आईने में खुद को देखता हुआ। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक सवाल जल रहा था, मैं कौन हूं? और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ड्रॉअर से एक पुरानी डायरी निकालते हुए उसने एक तारीख पर गोला लगाया। 3 जून। तीसरी बार वही सपना अब वो गिनने लगा था। हर बार, हर जगह। क्या ये सिर्फ सपना है या कोई ऐसी याद जो उसके जीवन से भी पुरानी है? फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या आप आरव बोल रहे हैं? हां, मेरा नाम त्रिशा है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। मुझे लगता है आपको मुझसे मिलना चाहिए। आरव कैफे की खिड़की के पास बैठा था। उसकी कॉफी ठंडी हो चुकी थी। उसका ध्यान बार बार उस कॉल पर जा रहा था। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। उस वाक्य ने जैसे उसके भीतर कुछ खोल दिया था। वो व्यक्ति जो खुद को तर्कवादी मानता था, अब सपनों की सच्चाई जानने के लिए तैयार था। दरवाजा खुला और एक हल्के नीले कुर्ते में एक महिला अंदर आई। त्रिशा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में गहराई। वो सीधा आरव के सामने बैठ गई। मैं जानती हूं आपको यकीन नहीं होगा, त्रिशा ने कहा, लेकिन यह सपना आपके बीते जीवन की अधूरी कहानी है। आरव मुस्कुराया, आधा संकोच, आधा व्यंग्य। और आप उसे पूरी करवा सकती हैं? त्रिशा ने डायरी टेबल पर रखी, खोला एक पन्ना, सपनों का दस्तावेज। हर आत्मा एक यात्रा पर होती है, आरव, और कुछ कहानियां इतनी अधूरी होती हैं कि वो अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। क्या आपको आग का डर है? आरव चौंका। हां, बचपन से ही। और किसी पुराने किले की सीढ़ियां आपके सपनों में आती हैं? आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कैसे पता? त्रिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि कुछ आत्माएं हमें खुद ढूंढ लेती हैं। पीएलआर सेंटर। उसी शाम कमरे में धीमी रोशनी थी। एक सोफा, एक म्यूजिक प्लेयर और त्रिशा की शांति भरी आवाज। आरव, गहरी सांस लो। 3, 2, 1। हिप्नोसिस शुरू हुआ। आरव की सांसें धीमी हुईं, उसकी आंखें बंद थीं और अब वह उस दरवाजे के पास था जो समय से परे था। तुम क्या देख रहे हो आरव? त्रिशा की आवाज गूंज रही थी। मैं रेत पर चल रहा हूं। सामने एक महल है और मेरा नाम आर्यवीर। त्रिशा की उंगलियां कांप गईं। किसे देख रहे हो? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फिर से जल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अध्याय 3। आर्यवीर। धुंधलापन छंटने लगा था। आरव की बंद आंखों के पीछे अब एक नई दुनिया बन रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसे उसने कभी देखा नहीं, फिर भी बेहद जानी पहचानी लग रही थी। रेत के टीलों के बीच ऊंचाई पर खड़ा था केसरगढ़ का किला। दूर तक फैला हुआ सूखा मैदान, गर्म हवा की सरसराहट और किले की दीवारों पर उड़ती धूल। यह 1742 का भारत था। कहानी अब आरव से हटकर आर्यवीर पर आ गई थी। वो एक राजघराने का राजकुमार नहीं, बल्कि एक योद्धा था, सेनापति। शरीर पर चमकती कवच, माथे पर तिलक और आंखों में वो तीखी चमक जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी।
आर्यवीर! पीछे से एक आवाज आई। वो मुड़ा। सामने एक युवती खड़ी थी। वो थी प्रभा। सादा लिबास, गले में तुलसी की माला और चेहरे पर ऐसी शांति जो अशांत आत्मा को भी थाम ले। तुम फिर अकेले मैदान में? प्रभा ने मुस्कुराते हुए पूछा। युद्ध की तैयारी है, आर्यवीर बोला। लेकिन कुछ युद्ध दिल के भीतर भी होते हैं। प्रभा उसकी आंखों में झांकती रही। फिर क्यों ना वो युद्ध हम साथ लड़ें? उनके बीच की खामोशी शब्दों से ज्यादा गहरी थी। फ्लैश फॉरवर्ड, रिग्रेशन रूम में। क्या तुम उसे जानते हो? त्रिशा की आवाज गूंजती है। आरव, हिप्नोसिस में। वो प्रभा है। मैं उसे जानता हूं। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। वापस 1742। किले की दीवारों पर विरोध की आहटें थीं। राज्य के भीतर षड्यंत्र पल रहा था। कुछ लोग प्रभा को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से थी और आर्यवीर उसे अपने बराबर मानता था। वीर, राजकुमार का छोटा भाई, सत्ता का भूखा और प्रभा का शत्रु। एक दासी की बेटी हमारे किले की रानी नहीं बन सकती, उसने कहा था। और वो आग तभी लग चुकी थी जो अब तक बुझी नहीं थी। अध्याय की अंतिम पंक्तियां। आरव की सांसें तेज हो गईं। हिप्नोसिस के बीच वो चिल्लाया। उसने उसे जिंदा जला दिया था। त्रिशा हकबका गई। किसने आरव? किसने? आरव की आवाज फटी। वीर। अध्याय 4, जले हुए सच। 1742। केसरगढ़ का महल। चंद्रमा के नीचे किला आज अजीब सी शांति में डूबा था। लेकिन इस शांति के नीचे एक तूफान उबल रहा था। किले की पिछली तरफ के गोदाम में आग की तेज लपटें उठ रही थीं। लोग भाग रहे थे। सैनिक मशालें लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और उसी आग के बीच कोई चीख रहा था। आर्यवीर! वो प्रभा की आवाज थी। आर्यवीर महल के पिछले हिस्से की ओर दौड़ा, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। प्रभा! लपटों के बीच उसे एक झलक मिली। प्रभा रस्सियों से बंधी हुई थी। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक शांत स्वीकार। तुमने वादा किया था, साथ निभाओगे। आर्यवीर जली हुई लकड़ियों के बीच घुसा, लेकिन चारों ओर सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। यह राजादेश है, एक सैनिक चिल्लाया। राजादेश नहीं, यह धोखा है। आर्यवीर ने तलवार निकाली, पर बहुत देर हो चुकी थी। प्रभा की चीख और फिर वो भयानक सन्नाटा। एक बार में सब खत्म हो गया। रिग्रेशन रूम, वर्तमान। आरव जोर से चिल्लाया। मैंने उसे खो दिया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने उसे बचाया क्यों नहीं? त्रिशा ने उसके माथे पर हाथ रखा। आरव, वो सपना नहीं था। वो तुम्हारी आत्मा की चोट है। क्या वो अब भी कहीं है? उसने धीमे से पूछा। अगली सुबह आरव ने त्रिशा से विदा ली, लेकिन उसके मन में अब एक नई बेचैनी थी। वो पैदल ही शहर की गलियों में निकल पड़ा। हर चेहरा, हर आवाज जैसे किसी अनसुने संकेत का हिस्सा हो। तभी उसने एक पोस्टर देखा। आरव का दिल धड़कने लगा। क्या यह वही प्रभा है या यह सिर्फ एक नाम की समानता है? अध्याय 5, पुनर्मिलन की सीढ़ियां। आरव ने पोस्टर को कई बार देखा। प्रभा, क्या यह सच में वही है? वही लड़की, वही आत्मा जो उसके साथ थी, जिसने उसके दिल में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन फिर से जलते हुए किले में खो गई थी। क्या उसकी आत्मा फिर से उसी रूप में लौट आई थी या यह सिर्फ संयोग था? आरव की उंगलियां कांप रही थीं। वो तेजी से कदम बढ़ाता गया। उस एनजीओ के सेमिनार हॉल तक पहुंचने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक बड़ा सा हॉल, दीवारों पर तस्वीरें और बीच में एक मंच पर खड़ी एक महिला जो बोल रही थी, प्रभा,
उसकी आंखें पहले से ही आरव की ओर थीं, जैसे उसने पहले ही उसकी उपस्थिति महसूस कर ली हो। जब प्रभा ने अपनी बात खत्म की तो उसने माइक रखकर मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा। आप? प्रभा ने धीरे से कहा, जैसे कोई जानी पहचानी आवाज तो उसे फिर से सुनाई दी हो। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। आप मुझे जानते हैं? उसने खुद से पूछा। मुझे लगता है कि हम पहले मिले हैं, वह नजरें चुराते हुए बोला। मैं आरव हूं। प्रभा ने हल्का मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक रहस्य था। आपको कैसा लगता है आरव? उसके सवाल में एक गहरी पैठ थी, जैसे वो आरव से कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, आरव ने धीरे से कहा। प्रभा चुप रही। क्या आप मुझे कुछ याद दिला सकती हैं? आरव की आवाज में हल्का डर था। क्या आपको विश्वास है कि हम फिर से मिल सकते हैं? प्रभा ने पूछा। फिर थोड़ी चुप हो गई। उसके बाद उसने उसे एक पल के लिए देखा। क्या यह वही पुराना किला था? प्रभा ने अचानक से पूछा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से शब्द निकले नहीं। वह न समझ पाया। फिर भी उसके भीतर कुछ था जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि यही वही लड़की है। आप कैसे? आरव चुप होकर बोला। तुम्हारी आंखों में वही डर है जो उस समय था। तुम वही हो आर्यवीर, और मैं वही हूं। प्रभा ने धीरे से कहा, जैसे एक पुरानी कहानी फिर से जीवित हो रही हो। आरव ने उसकी आंखों में झांका। सच में उसकी आंखों में वही रहस्य था, वही गहराई, वही असंतुलित भावनाएं। तो हम फिर से मिले हैं? आरव ने धीमे से कहा, जैसे उसकी आवाज की गूंज में अतीत के शब्द छिपे हों। हां, प्रभा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर से मिले हैं, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ करना होगा आरव। तुम्हें वो भूल नहीं सकते जो हुआ था। अधिकार, पीछा और दुख तीनों एक साथ आरव के मन में आकर चक्कर काट रहे थे। क्या वह फिर से वही गलती करने जा रहा था? क्या उसकी आत्मा फिर से उसी दर्द से गुजरने वाली थी? लेकिन यह सिर्फ एक सवाल था। क्या इस जन्म में वह अपनी कहानी को बदल सकेगा? अध्याय 6। वो आग, वो शाप। आरव और प्रभा एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन जैसे समय ने उन्हें पकड़ लिया था, वो दोनों अतीत और वर्तमान के बीच लटके हुए थे। किला, आग, वह जलता हुआ दृश्य, सभी यादें ताजा हो उठी थीं। क्या ये सच में वो अतीत था, या क्या ये उनकी चेतना का ही हिस्सा था जो अब दोनों को खींच रहा था? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आरव ने प्रभा से पूछा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन गहरा डर भी था। क्या तुम सच में जानना चाहते हो आरव? प्रभा की आवाज में अब वही गंभीरता थी जो कभी किले की दीवारों में गूंजती थी। तुम्हारी आंखों में वही आग है, वही वेदना, वही तकलीफ। क्या तुम याद कर पा रहे हो? आरव की सांसें तेज हो गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उन लपटों, उस जलते हुए किले में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या तुम मुझे फिर से खोना चाहती हो प्रभा? उसकी आवाज में गुस्सा और प्रेम दोनों थे। प्रभा ने उसे चुप कराया। कभी भी नहीं आरव, लेकिन मुझे तुम्हें वह सच बताना होगा। फ्लैशबैक। 1704 केसरगढ़ का किला। राजकुमार वीर के आदेश पर प्रभा को महल में कैद कर लिया गया था। उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। वीर ने उसे जलाने का आदेश दिया था, और यह आग वही आग थी जिसने प्रभा को अपनी चपेट में लिया था। लेकिन उस आग ने सिर्फ उसके शरीर को नहीं जलाया था, बल्कि उसकी आत्मा को भी। वो मेरा प्रतिशोध नहीं था आरव, प्रभा ने कहा। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। आग में जलते हुए मैं तुम्हारे पास थी। क्या तुम वही हो? आरव की आवाज कांप रही थी। हाँ, मैं वही हूं। मैं वही प्रभा हूं जो तुम्हारे पास थी।
तुम मुझे उस आग में जलते हुए देख नहीं पाए, लेकिन मैंने उसे महसूस किया और तुमने उसे महसूस किया था। वर्तमान में त्रिशा के पास आरव और प्रभा त्रिशा के पास वापस लौट आए थे। त्रिशा ने दोनों की कहानी को ध्यान से सुना और फिर कहा, यह जो तुम महसूस कर रहे हो, यह सिर्फ एक पुनः मिलन नहीं है। यह एक चक्र है जो खत्म नहीं हो सकता जब तक तुम दोनों अपने अतीत को सुलझा नहीं लेते। आरव और प्रभा चुप रहे। तुम दोनों को एक निर्णय लेना होगा, त्रिशा ने गंभीरता से कहा। अगर तुम दोनों अब भी एक साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आत्माओं के बीच के उस पुराने शाप को तोड़ना होगा। तुम्हारी आत्माओं के बीच वह आग, वह दर्द कभी नहीं मिटी। अगली रात सेमिनार हॉल में आरव और प्रभा किले के उस जलते हुए दृश्य को फिर से जी रहे थे। दोनों जानते थे कि उनका एकमात्र रास्ता उन पुराने समयों को सुलझाने में था। आरव ने प्रभा से कहा, हम इसे बदल सकते हैं ना? हम इसे अब सही कर सकते हैं। हम उस आग को बुझा सकते हैं। हम अब फिर से वह गलती नहीं करेंगे। प्रभा ने उसकी आंखों में देखा। हम यह बदलाव तभी ला सकते हैं जब तुम अपने दिल से उन पुरानी यादों को छोड़ सको, आरव, और जब तुम मेरे साथ उसी जले हुए किले में फिर से खड़े हो सको। अध्याय 7, सच का सामना। आरव और प्रभा एक साथ बैठे थे, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी खामोशी थी। यह खामोशी उनके बीच एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी और शायद उसका अंत भी। कभी वो दोनों अतीत में थे, अब वर्तमान में, लेकिन सवाल वही था, क्या वे इस बार अपनी कहानी को बदल पाएंगे? क्या वे उस आग और दर्द से छुटकारा पा सकेंगे जो पिछले जन्म में उन्हें खत्म कर गई थी? प्रभा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही सूनापन था, वही खालीपन था जो आग से जलने के बाद हमेशा के लिए उनके साथ रह गया था। क्या तुम तैयार हो आरव? उसने धीमे से पूछा। क्या तुम उस दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी आत्मा को तब से घेरे हुए है? आरव की आंखें तिरछी हो गईं। वह अपने अतीत के साथ फिर से साक्षात्कार करने को तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह इस दर्द से बाहर नहीं निकला तो वह फिर कभी प्रभा को अपना नहीं पा सकेगा। फ्लैशबैक। सदस्य सौद्या 2। प्रभा! आर्यवीर की आवाज गूंज रही थी। वह किले के अंदर उस अंधेरे कमरे में खड़ा था जहां प्रभा को बंदी बना लिया गया था। आर्यवीर, तुम्हें मुझे नहीं बचाना था। यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। प्रभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में शांति थी। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे उस आग में देखा था, लेकिन यह एक शाप है। आर्यवीर, हम दोनों एक ही जीवन में नहीं हो सकते। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम कुछ नहीं जानती प्रभा। आर्यवीर ने जोर से कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन उसके शब्दों के बीच वही आग फैल चुकी थी। किला जल रहा था और प्रभा की आत्मा भी उस आग में घुलकर राख हो रही थी। वर्तमान सेमिनार हॉल। आरव की आंखों में अब वही दर्द था जो कभी आर्यवीर के दिल में था। प्रभा, मुझे वो आग याद है, आरव ने धीरे से कहा, और वो दर्द भी। लेकिन यह सच है कि मैंने तुम्हें खो दिया था और वह मुझे सजा बन गई। प्रभा ने सिर झुकाया। मैं जानती थी कि तुम उसे महसूस करोगे आरव। तुम वही हो जो मेरी आत्मा को फिर से ढूंढ रहा था। लेकिन यह हमारे लिए खत्म नहीं हुआ। हमें उस शाप को तोड़ना होगा। आरव और प्रभा अब एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे दो आत्माएं फिर से एक साथ मिल रही थीं, जो हमेशा से एक दूसरे से जुड़ी थीं। लेकिन हमें क्या करना होगा प्रभा? आरव ने पूछा। क्या यह सचमुच सुलझ सकता है? प्रभा ने धीरे से कहा, हमें उस आग को फिर से जलाना होगा। हमें उस किले में वापस जाना होगा जहां हमारी आत्माएं जल गई थीं। लेकिन इस बार हम एक दूसरे को बचाएंगे। इस बार हम उसे खत्म करेंगे। अगर हम यह नहीं करते तो हमारे पिछले जन्म का शाप कभी खत्म नहीं होगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और उसने अपना हाथ प्रभा की तरफ बढ़ाया। वह जानता था
कि यह वह पल था जब उन्हें उस पुरानी आग से लड़ना था। अब यह दोनों की जिम्मेदारी थी, इस जन्म में उस दर्द को खत्म करना। अगली सुबह आरव और प्रभा ने एक साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। वे दोनों एक पुराने वीरान किले की ओर चल रहे थे, जहां उनकी कहानी फिर से दोहराई जानी थी। किले के भीतर जिस जहानी पहले आग ने उन्हें जला दिया था, वहां अब एक नई उम्मीद थी। आरव और प्रभा अब अपनी पुरानी आत्माओं को सुलझाने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी, एक लड़ाई अपनी आत्मा और अपने प्रेम को बचाने की। अध्यक्ष का सामना। आरव और प्रभा के सामने एक खड़ा सवाल था। क्या वे अपनी आत्माओं को बचा पाएंगे? क्या वे इस समय उस आग से जीत पाएंगे जिसने उन्हें दोबारा एक दूसरे से जोड़ दिया था? अध्याय 9, पुनर्जन्म। 6 महीने बाद आरव और प्रभा अब शहर छोड़ चुके थे। भीड़, शोर और दौड़ती जिंदगी की जगह उन्होंने एक शांत पहाड़ी गांव को चुना, जहां सुबहें नदी की कलकल से और रातें चांदनी की गोद में बीतती थीं। दोनों अब PLR सेशन नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अब किसी अतीत में जाने की जरूरत नहीं थी। एक नई शुरुआत। गांव के स्कूल में आरव पढ़ाने लगा था, बच्चों को विज्ञान और जीवन के रहस्य। प्रभा ने एक छोटा सा हर्बल गार्डन शुरू किया और गांव की औरतों को स्वावलंबी बनाया। पर उस गांव के लोग जब जब उन दोनों को साथ हंसते, टहलते या चुपचाप बैठा देखते, कहते, इन दोनों की आत्माएं जैसे पहले से एक थीं। किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह जन्मों की पूरी एक कहानी थी, जो अब पूरी हुई थी। एक आखिरी संकेत। एक शाम, जब बारिश की बूंदें मिट्टी से मिल रही थीं, प्रभा ने आंगन में बैठकर मिट्टी में कुछ उकेरा और आरव मुस्कुरा पड़ा। वो चिन्ह वही था जो जलते हुए किले की दीवारों पर उभरा था, एक वृत्त और उसके बीच 2 आत्माएं। अब भी याद है? प्रभा ने पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, अब याद नहीं रखना चाहता, अब बस जीना चाहता हूं इस जन्म को तुम्हारे साथ पूरा। अंतिम दृश्य। गांव में उस साल खूब बारिश हुई, किसानों की फसल लहराई और पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर बना, जिसके सामने एक पट्टिका लगी थी। प्रेम वो नहीं जो साथ आने की कोशिश करे, प्रेम वो है जो जन्मों तक इंतजार करे और अंत में मुक्त कर दे।